खबर असरदार आप देख रहे हैं। आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव की और बीजेपी की। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में रोड शो करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ मौजूद रही। प्रधानमंत्री मोदी खुली जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन भी करते नजर आए। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। कई जगहों पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पूरा शहर भगवामय नजर आया। रोड शो के रूट में एक मंच पर साधु संतों के बैठने की व्यवस्था भी हुई थी। जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे, साधु संतों ने पीएम मोदी पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। लोगों ने अपने घरों की छत से फूल बरसाए और दीप जलाकर प्रधानमंत्री मोदी का संस्कार धानी में स्वागत किया। रोड शो कटंगा चौराहे से शुरू होकर छोटी लाइन तक चला। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और बीते चुनाव के नतीजों की बात की जाए, यानी कि 2019 के नतीजों की बात की जाए, तो 29 में से 28 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। एक सीट जरूर छूट गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने सभी 29 की 29 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। इस यात्रा को सियासी तौर पर भी काफी अहम माना जा रहा है। इस रोड शो को जबलपुर वो जिला है दरअसल जो पूरे महाकौशल के साथ विंध्य तक अपना असर प्रभाव रखता है। साथ ही आदिवासी वर्ग का भी इस इलाके से खासा जुड़ाव है। कर रहे हैं निश्चित ही उनके आने से जीत तो हमारी निश्चित ही थी, लेकिन ये जीत का जो आंकड़ा रहेगा इस बार ये और अधिक रहेगा और पूरी संस्कारधानी भगवा में रही आज। और हम सब मोदी का परिवार और अब की बार 400 पार। मेरे मन में तो 400 पार बिल्कुल है और इतना बढ़िया स्वागत हुआ। जन जन के नेता है मोदी जी, संस्कारधानी बहुत खुश है, विश्व के नेता है और हमें लगता है इतना स्वागत कहीं नहीं हुआ होगा जितना जबलपुर संस्कारधानी में उनका स्वागत हुआ है। हम लोग को सबसे पहले लोग जबलपुर वासियों में सबसे बहुत गर्व हमारे पश्चिम क्षेत्र हमारे मोदी जी आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और जिसने राम को लाया है हम उनको लाएंगे। आज हमारे जबलपुर का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है कि विश्व प्रिय प्रधानमंत्री जी को आज हमारे जबलपुर ने दर्शन किए और बहुत ही अनोखा और एक नया अनुभव प्राप्त किया। युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा रहेंगे। मोदी जी ने जो आज गरीबों को घर दिया है, जो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया है, आज आप खुद देखिए, जब से मोदी आए हैं गरीबों को मकान बना के दिया, उनको जल योजना दी और जल से नल दिया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मोदी को ही जिता है। मोदी निश्चित ही युग पुरुष है जो इस देश में विकास की गंगा बहा रहा है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों से आता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि और जो हर घर जल योजना जो है, एक एक छोटे छोटे से गांवों में घरों में जो पीने के पानी की सुविधा दी जा रही है, वो इस देश में मोदी जैसा युग पुरुष है। मोदी जैसा युग पुरुष दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का हृदय से आभारी हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पे रानी दुर्गावती की नगरी में, बहुत ऐतिहासिक नगरी, कई कारणों से जबलपुर और महाकौशल की विशेष महत्ता है। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ बता सकता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से रोड शो करके भाजपा के पक्ष में अपने हाथ से कमल के फूल को दिखा करके वोट की अपील भी की और सबका आभार भी माना, अत्यंत गदगद थे। मैं हृदय से आभार मानता हूँ। इस अवसर पर हमारे मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई जी, हमारे अपने यहाँ के प्रत्याशी आशीष जी, सब मित्रों ने मिलकर के जितनी मेहनत की थी, वास्तव में हमारी मेहनत सार्थक हुई। और जबलपुर की जनता ने जिस ढंग से कोई छत पे, कोई खिड़की में, कई महिलाएं, तो ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है जैसे दिवाली हो गई। आज होली, दिवाली, सारे त्योहार का आनंद आ गया। इधर प्रधानमंत्री मोदी के जबलपुर दौरे पर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री से सवाल दाग दिए और वादे पूरा न करने के भी आरोप लगाए। लेकिन बीजेपी ने जीतू पटवारी पर पलटवार किया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वो अपने वादे की छन्नी लगाकर खुद देख ले। मध्य प्रदेश में 265 मुकदमे हैं जो लोक आयुक्त ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारियों पर लोक आयुक्त के छापे डले, जांच हुई
और उन पर केस चले इसकी अनुमति सरकार से मांगी। देश की, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से बैठी हुई सरकार ने ऐसे 60 मुकदमों पर अनुमति केस चलाने की देना तो दूर की बात है, स्वतः केस वापस ले लिए। स्वतः केस वापस ले लिए, जिसमें 5 बीजेपी के नेता भी शामिल हैं जिन पर ये आरोप लगे थे। फिर ये बीजेपी की ऑफिशियल लिस्ट की जारी की थी उन्होंने, वो मेरे पास है, जो उन्होंने अखबारों को दी। उसमें प्रमुख नेताओं को चिन्हित कर करके संख्या बताई गई, इस दिन ये गए, इस दिन ये गए। ये टोटल 236 होती है, 336। अब ऐसा है कि वो अपने वायदों की छलनी लगाकर खुद देखें। हम जय जय श्री राम करके मैदान में हैं और भगवान उन सब का साथ देता है जो परमात्मा के चरणों में रहते हैं। जो परमात्मा से दूर रहते हैं उनको क्या समझते? जिनने राम का निमंत्रण ठुकराया है उन्हें ना जाने कौन कौन डरा रहा है, वो राम ही जानता है। उधर प्रधानमंत्री मोदी कल बस्तर के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं, बस्तर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जगदलपुर के छोटे आमाबाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। मोदी की सभा के लिए विशाल मंच भी तैयार किया गया है। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री की सभा में 3 लेयर सिक्योरिटी यानी 3 स्तर की सुरक्षा होगी। चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। पीएम के दौरे पर सियासत भी गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर एकमात्र लोकसभा है जहां मतदान होना है और उसमें भी प्रचार के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। उनके आगमन को लेकर बस्तर में भारी उत्साह का वातावरण है। कार्यकर्ता पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ उनकी आम सभा को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाने के लिए। स्वागत है बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी जी का। लेकिन मेरा सवाल है उनसे, अगर आप बस्तर आ रहे हैं तो बस्तर की जनता को जवाब देना चाहिए कि बस्तर के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का 32% आरक्षण को विधानसभा में पास किया गया, उसको राजभवन में रोकने का काम आपकी सरकार ने और आपने क्यों रोका है? तो छिंदवाड़ा की बात कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक परासिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र विश्वकर्मा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। नरेंद्र विश्वकर्मा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया है। तो इस्तीफे का ये लेटर जो है, ये आप देख सकते हैं कि पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया गया। तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस को झटके पर झटका लगातार मिल रहा है और छिंदवाड़ा ही वो सीट है, एकमात्र वो सीट जो पिछली बार बीजेपी जीत नहीं पाई थी। भरसक कोशिश इस बार इसे फतह करने की। वैसे लोकसभा चुनाव के बीच हर पार्टी अपनी जीत के लिए हर प्रयोग कर रही है। अमेठी लोकसभा सीट पर लगातार तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं और इस बीच अमेठी पर गाया हुआ मशहूर सिंगर कन्हैया मित्तल का गाना सोशल मीडिया पर वायरल है। गाने में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नजर आती हैं और सिंगर कन्हैया मित्तल दीदी के दम पर बोल रही हूं, मैं नई अमेठी बोल रही हूं गाना गाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमेठी सीट कांग्रेस का पुराना गढ़ रही है और गांधी परिवार इस सीट पर हमेशा से जीत दर्ज करता रहा। उधर लोकसभा में चुनावी रण में चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। चंदेरी की बात करेंगे, महाआर्यवन सिंधिया का अलग अंदाज यहां पर देखने को मिला। वे समोसे छानते हुए भी नजर आए, तो वहीं लोगों को चाय भी उन्होंने पिलाई है। साड़ी की दुकान में लोगों से चर्चा भी की और मां से वीडियो कॉल कर बात भी की। आम लोग युवराज से मिलकर गदगद दिखे। महाआर्यवन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं जीतू पटवारी बालाघाट में होटल में मुंगोड़े बनाते हुए नजर आए। इस दौरान जीतू ने महंगाई को लेकर लोगों से बातचीत भी की। रायपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी बैलगाड़ी में बैठकर चुनाव प्रचार करते हुए अनोखे अंदाज में नजर आए।
बहुत हुई महंगाई की मार, अब न चलेगी मोदी सरकार। इधर दुर्ग की बात करेंगे। लोकसभा चुनाव का संग्राम बड़ा दिलचस्प हो गया। साहू कुर्मी बाहुल्य वाली सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन खास बात यह कि दोनों ही दलों ने एक बार फिर से साहू कुर्मी प्रत्याशी पर दांव खेला है। बीजेपी से विजय बघेल तो कांग्रेस से राजेंद्र साहू के बीच यहां सीधा मुकाबला। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अपनी चरम पर है। सियासत दलों के दिग्गजों के साथ जमीनी नेता अपनी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतर गए हैं। एक ओर बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे को लेकर आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रही है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में इस बार दोनों ही सियासी दलों ने साहू कुर्मी को मैदान में उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी से दमदार नेता विजय बघेल है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के युवाओं के बीच खास पैठ रखने वाले जुझारू नेता राजेंद्र साहू को मैदान में उतारा गया है। प्रदेश की हॉट लोकसभा सीटों में शुमार दुर्ग में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होना है। इस बार का जो इलेक्शन है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मोदी लहर तो है ही, साथ में एक सामाजिक गठबंधन भी देखने को मिलेगा कि समाज किस ओर जाता है। साहू समाज, चूंकि राजेंद्र साहू साहू समाज से आते हैं, तो साहू समाज का झुकाव किस ओर है, मोदी की ओर या फिर राजेंद्र साहू की ओर, वो देखने वाली बात है। ये तो वक्त बताएगा। वो 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा कि साहू समाज किसका साथ दिया। इसके अलावा कुर्मी वोटर भी यहाँ ज़्यादा है। जो विजय बघेल खुद यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, एक बार सांसद बन चुके हैं, दूसरी बार जो है उन्हें मैदान पर उतारा गया है। और विजय बघेल का भी अपना आप में उनका सामाजिक पकड़ है, चाहे वो कुर्मी समाज हो, अन्य समाज हो, दोनों समाज, सभी समाजों में उनकी पकड़ है। तो इस बार मुकाबला काफी रोचक हो गया है। 2014 के इलेक्शन की बात करके मोदी लहर के बावजूद सरोज पांडे यहाँ से चुनाव हार गई थी। इकलौते सांसद थे ताम्रध्वज साहू जो यहाँ से चुनाव जीते थे। 20,81,191 मतदाता वाले लोकसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण की बात की जाए तो साहू कुर्मी समाज की आबादी करीब 51% है और ये वोट निर्णायक भी है। हालांकि बीजेपी के तर्क हैं कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां, पीएम मोदी का चेहरा और अब तक किए गए विकास के आधार पर वो जनता से वोट मांग रही है। बीजेपी का मानना है कि जनता बीजेपी के साथ है और केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनाने के संकल्प के साथ प्रत्याशी मैदान में है। दुर्ग को लेकर बीजेपी प्रत्याशी ने रिकॉर्ड मतों से जीतने का दावा किया। इस बार भी इतिहास बनेगा और ज्यादा अंतर वोटों से जीतेंगे और ये संकल्प अभी भी दोहरा रहे थे बहने। इस बार 6 लाख से ज्यादा अधिक वोटों से अंतर से जीतेंगे। ये संकल्प तो खुद ही कार्यकर्ता भाई मान ले रहे हैं। इधर कांग्रेस ने भले ही विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू अपनी स्वच्छ छवि और युवाओं का चेहरा बनकर चुनावी समर में है। कांग्रेस का मानना है कि राजेंद्र साहू दुर्ग जिले का इतिहास दोहराएंगे और कांग्रेस को जीत मिलेगी। देखिए, भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में किसी की लहर नहीं है। पिछली बार भी मोदी लहर थी, पर हम जहाँ छत्तीसगढ़ की बात देखें तो यहाँ के लोगों का एक अलग पहचान है, अलग स्ट्रेटजी है। और हम विशेषकर अगर दुर्ग जिले की बात कहें तो अगर मोदी लहर की आप बात करें तो पिछले बार भी लहर थी और हमारा दुर्ग जिले में आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी जीत के आए थे। दुर्ग जिले की तासीर रही है, बहुत पहले से भी कांग्रेस का ये गढ़ रहा है और वर्तमान परिवेश में दुर्ग जिले के लोग एक काम करने वाले सच्चे इंसान को चाहते हैं जो उनके लिए लड़ सके, उनके लिए संघर्ष कर सके। और कांग्रेस पार्टी बहुत ही संजीदा होकर इस चुनाव की स्ट्रेटेजी तैयार की है और उस पैटर्न में हम लड़ रहे हैं। हमारे सभी हर बूथ के, हर ब्लॉक के कार्यकर्ता तैयार हैं। ये तो बात हुई जीत के दावों की, लेकिन दुर्ग लोकसभा की बात करें तो ये सियासी तौर पर काफी चर्चित सीट रही है। इस सीट पर जनता ने कांग्रेस, जनसंघ, जनता दल, बीजेपी को सिर माथे पर बिठाया और नाखुश हुए तो पटखनी भी दी। दुर्ग से सबसे ज्यादा कांग्रेस के चंदूलाल चंद्राकर सांसद रहे, लेकिन 1996 के बाद से दुर्ग लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा दिखने लगा। 1996 से 2004 तक बीजेपी के तारचंद साहू रहे सांसद। 2009 में बीजेपी की सरोज पांडे सांसद बनी। 2014 में कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू जीते।
2019 में बीजेपी के विजय बघेल सांसद बने। 2019 में बीजेपी के विजय बघेल सांसद बने। दुर्ग लोकसभा के वोटिंग पैटर्न की बात करें तो वोटर्स इतिहास बनाना जानते हैं। ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि सामाजिक समीकरण वाले दुर्ग में इस बार का होने वाला चुनाव काफी रोचक होगा। प्रत्याशियों और दलों के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताती है ये आने वाले वक्त में साफ होगा। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। चलिए अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की। कल साल का पहला सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। 54 साल के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण कल होगा। हालांकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक राशियों पर इसका असर जरूर होगा। किन किन देशों में सूर्य ग्रहण दिखने वाला है, इस रिपोर्ट को जरा देखिए। इस दौरान सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है, चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोकेगी और चंद्रमा की पूर्ण छाया पृथ्वी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। ज्योतिष के हिसाब से हर शख्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है। 54 साल बाद अद्भुत सूर्य ग्रहण दिखेगा। ये ग्रहण 8 अप्रैल को रात 9:12 पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2:22 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात 11:47 पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 10 मिनट की होगी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य ग्रहण का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिनचर्या रोज की तरह ही होगी। शास्त्रों के मुताबिक जहाँ सूर्य ग्रहण लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 तारीख को 54 साल बाद होने जा रहा है सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण जब होता है तो सभी को पता है कि जब राहु की संपूर्ण दृष्टि सूर्य पर होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अक्सर अमावस्या को आता है और सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो उसके ठीक 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है, सूतक शुरू हो जाता है। सूतक का महत्व ये होता है कि सूतक में कोई ऐसा काम न करें जो कि कहीं न कहीं से शास्त्रीय परंपरा से अलग हो और शास्त्र दूषित हो, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें कि जिन देशों में सूर्य ग्रहण दिखने वाला है उनमें कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका में तो सूर्य ग्रहण को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई यातायात और एयरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रहण के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। सोमवार 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण। चैत्र नवरात्र से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहण। मीन राशि रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और कुछ राशियां हैं जिन राशियों पर भी इसका असर है। इस सबसे पहले हम समझ जान लेंगे कि भारतीय परंपरा के अनुसार जो ही यहाँ पर रात में 9:12 से लेकर के और 11:57 तक का समय है, इस समय रहेगा ग्रहण का। लेकिन ये बाहर के देशों में रहेगा। फिलहाल भारत पर कोई सूतक का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन कुछ राशियां हैं, अगर सूर्य ग्रहण है तो राशियों पर उसका असर जाता है, जैसे कि वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है और कुंभ राशि है। इन 3 राशियों पर इसका विशेष असर रहेगा, देखने को मिलेगा। अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कर्नाटक में बड़ा हादसा टल गया। राजधानी बेंगलुरु में 100 फीट ऊंचा रथ भरभरा कर गिर गया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। शनिवार को ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई जब कर्नाटक में एक 100 फुट ऊंचा रथ देखते ही देखते धराशायी हो गया। बेंगलुरु के हुस्कुर में मद्दुरम्मा देवी जात्रा उत्सव के दौरान मंदिर का रथ गिर गया।
जिसके बाद तो मौके पर चीख पुकार मच गई। मौके पर भारी भीड़ मौजूद थी। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल मंदिर मेले के लिए ये 100 फुट ऊंचा रथ ले जाया जा रहा था। कहा जा रहा है कि इस तरह के 4 रथ बैलों और ट्रैक्टर की मदद से मंदिर की तरफ लाए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक ये रथ झुकने लगा। रथ को गिरता देख श्रद्धालु जोर जोर से शोर मचाने लगे। रथ का संतुलन बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं ने उसे चारों तरफ रस्सी से भी पकड़ा था, लेकिन कुछ ही पल में रथ जमीन पर गिर गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस तरह समय रहते सभी लोग बच गए और रथ की चपेट में कोई नहीं आया। मौके पर धूल का गुबार उठने लगा। रथ गिरने के बाद सभी लोग सहम गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें लोग रथ से बचने के लिए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। रथ को खींच रहे बैल भी घबरा गए, लेकिन गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं। रथ बिजली के खंभे और भक्तों की भीड़ से टकराने से बच गया। हर साल बेंगलुरु के पास अनेकल में मेला आयोजित किया जाता है। हुस्कुर मधुरम्मा मंदिर मेले के लिए रथ बनाया जाता है और ये रथ धार्मिक यात्रा में आकर्षण का केंद्र होता है। भारी संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंचते हैं। इस बार भी पूरी तैयारी थी, लेकिन रास्ते में ही रथ गिर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला